हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट टू में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में हमने पहले पढ़ा था। जो कला के तत्व थे वो हमने जाने थे। जो कला के तत्व थे रेखा, रंग, रूप, तान, पोतन, ताल। ये रेखा जो आपके कला के तत्व थे तो वो हमने पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो संयोजन के सिद्धांत हैं। जो संयोजन के 6 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका सहयोग हो गया, सामंजस्य हो गया, संतुलन हो गया, प्रभावितता हो गया, आपका प्रवाह हो गया, आपका प्रमाण हो गया। तो आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। जो एक पेंटिंग बनाने के लिए ये भी आपके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन से? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावितता, प्रभाव, प्रमाण। और जो आपके चित्रकला के तत्व थे रेखा, रंग, रूप, तान, पोतन, ताल, ये भी चित्रकला के महत्व से बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आइए देखते हैं। संयोजन के हमारे सिद्धांत कितने हैं? तो संयोजन के सिद्धांत जो है हमारे 6 हैं। पहला है हमारा सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावितता, प्रवाह और आपका प्रमाण। तो ये सामंजस्य एक पेंटिंग में कैसे बैठाते हैं? जो हमारे संयोजन के सिद्धांत हैं वो एक पेंटिंग में क्या इनका महत्व है तो वो समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो हमारा चित्र बना हुआ है ये लैंडस्केप में, तो इसको हम कहेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण का मतलब है कि इसकी माप क्या होगी। ठीक है, और जो पोर्ट्रेट होता है वो होता है हमारा ये सीधा, इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। जो हमारा फोटोकॉपी साइज़ होता है, जो सीधा पेज होता है उसको हम पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। और जो उसको क्षैतिज में वो ये वाला होता है ये हमारा लैंडस्केप होता है, और ये वाला हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है। ठीक है, तो ये प्रमाण कहलाता है। और इस पेंटिंग के ज़रिए से हम समझते हैं। प्रमाण समझ लिया हमने। ये जो प्रमाण है वो इस पेंटिंग में क्या है, जो इसका माप हो गया, ये इसका पेंटिंग का ये प्रमाण हो गया। और प्रभाव क्या है? जैसे कोई वस्तु है, इसमें ये एक महिला है और इसमें ये घर बना हुआ है, ये पेड़ पौधे बनाए हुए हैं, ये भी घर बनाया हुआ है। तो ये प्रवाह जो है वो एक लय जो प्रदान कर रहा है। जो महिला हमने यहाँ बनाई है और उसके पीछे ये घर बना हुआ है, फिर उससे पीछे ये घर बना हुआ है, तो ये एक लय बना रहा है पेंटिंग के साथ। तो ये लय होता है, प्रभाव या लय कह सकते हैं इसको। और प्रभावितता क्या होता है? प्रभावितता होता है आपका, जैसे ये महिला है, ये एक प्रभावितता है। प्रभावितता क्या? जैसे हमने कोई पेंटिंग बनाई तो उसकी जो मुख्य आकृति है वो प्रभावितता कहलाती है। तो हमारी मुख्य आकृति जो है इसमें महिला है जो कुएं से पानी निकाल रही है, तो ये हमारी प्रभावितता होगी, जो हमारी मुख्य आकृति होगी। और संतुलन क्या है इसमें? संतुलन जो है हमारा, जैसे हमने ये महिला बनाई और इसका संतुलन बिठाने के लिए अगर हम इसको खाली ये देखते हैं, अगर हम इसको खाली यही महिला बनाएं तो इस चित्र का संतुलन नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा दृष्टिगार जो भार है वो टिक नहीं पाएगा हमारा। सिर्फ जैसे हमने खाली इधर महिला बनाई और इधर खाली छोड़ दिया, तो इधर हमारा ये खाली जो है हमारे दृष्टिगत भार संतुलन को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो इसके साथ जो सहायक मुख्य आकृति है उसके साथ जो सहायक आकृति होती है वो इसका संतुलन बनाती हैं, तो इसको ही प्रभावितता कहते हैं। और संतुलन किसे कहते हैं? जो संतुलन जो है वो जो इसकी मुख्य आकृति के साथ बनाई गई चीज़ें हैं वो संतुलन के कहलाती हैं। ठीक, अगला देखते हैं जो सामंजस्य है। इसमें सामंजस्य क्या है? सामंजस्य जो है इसमें, जैसे ये महिला कुएं से पानी निकाल रही है, तो जो इसका सामंजस्य बिठाने के लिए, जैसे ये गांव की महिला है तो इसके गांव के हिसाब से हमें गांव बनाना पड़ेगा, पेड़ पौधे बनाने पड़ेंगे, घर बनाने पड़ेंगे, और ये कुआं बनाना पड़ेगा, और ये पेड़ पौधे बनाने पड़ेंगे। तो जो इससे गांव
महिला का संबंध, जैसे ये गांव से है तो गांव के हिसाब से इसको पेंटिंग को बनाना पड़ेगा, जिसमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तो इसको सामंजस्य कहते हैं। और सहयोग क्या है इसका? सहयोग और सामंजस्य सेम ही होता है। सहयोग ये होता है कि इस महिला के साथ, जैसे ये कुआं है तो ये इसका सहयोग कर रहा है कि जो महिला है वो कुएं से पानी निकाल रही है, तो इसका ये सहयोग कर रहा है। और ये जो घर और पेड़ पौधे हैं ये इसका सहयोग कर रहे हैं कि ये गाँव से हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल से जानते हैं। तो ये हमने एक पेंटिंग के माध्यम से जाना कि सहयोग क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, सामंजस्य क्या होता है, और हमारा सहयोग, सामंजस्य, प्रभाव, प्रभाविता और आपका प्रमाण, ये 6 हमारे संयोजन के सिद्धांत हैं। तो हमारा क्या हो गया, जो है प्रमाण, जो है हमारा ये प्रमाण हो गया हमारा, जो इसका ये है हमारा अनुपात, ठीक है, इसका पेंटिंग का। और ये जैसे हमने शुरू में कोई आकृति बनाई बड़ी, फिर उससे छोटी बनाई, फिर उससे छोटी बनाई, तो ये इसका प्रमाण हो गया। फिर मुख्य प्रभाविता हो गई हमारी, जो हमारी ये पेंटिंग में महिला है, ये प्रभाविता हो गई। संतुलन क्या हो गया, प्रभाव ये हो गया। और जिसमें प्रवाह है वो प्रवाह ये है, जो इसमें जैसे घर बनाए गए, पेड़ पौधे बनाए गए, ये एक गति प्रदान कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ से महिला को और ये पीछे की ओर जाता है वो, तो ये प्रभाव प्रदान कर रहा है। सहयोग में आपका ये जितनी भी मुख्य आकृति के साथ बनाई गई हैं, ये इसके साथ, महिला के साथ सहयोग कर रही हैं, ठीक, इस पेंटिंग का, जो इसमें कि ताकि ये पेंटिंग खाली ना लगे आपको। फिर देखते हैं सामंजस्य। सामंजस्य आपका ये बिठा रही है, जैसे महिला पानी निकाल रही है तो इसके साथ कुआं चाहिए, तो ये कुआं इसके साथ सामंजस्य बना रहा है, ठीक है। और ये पेड़ पौधे और ये भी घर भी, ये जैसे गाँव का एक दृश्य है, वो इसको सामंजस्य बिठा रहा है। और सहयोग भी ये इसी तरह का है, सहयोग है, जैसे घर और ये पेड़ पौधे हो गए, ये इसका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। चित्रकला के जो चित्रकला में संयोजन का अर्थ है संयोजन 2 या 2 से अधिक तत्वों की मधुर योजना को संयोजन कहते हैं, ठीक है। जब कलाकार चित्र के तत्व रेखा, रूप, रंग, तान, ठीक है, कौन से रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित रूप व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर चित्र के रूप में करता है, तो वह संयोजन कहलाता है। जैसे अभी हमने समझाया, जैसे जो चित्रकला के तत्व हैं, जैसे हमने कोई पेंटिंग बनाई, इसमें रंग भर दिया, रेखा बना दी, जो चित्रकला के तत्व है उनके अनुसार हमने कोई पेंटिंग बना दी, जब उसमें कलर भर दिया, तो उसमें जो सामंजस्य हमें पैदा करना है, जो संयोजन बनाना है, तो वो चित्र की अभिव्यक्ति के रूप में करता है। तो संयोजन बनाना, जो इसके चित्रकला के तत्व चित्र के तत्व रेखा, रंग, रूप, तान के आदि को सुनियोजित रूप व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति चित्र के रूप में करता है, वह संयोजन कहलाता है, ठीक है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। सहयोग क्या है? सहयोग अभी आपको मैंने समझाया। सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध, जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में पिरोए रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्कसंगत संबंध को सहयोग कहते हैं। जैसे महिला बनाई, महिला के साथ पेड़ पौधे, घर, गांव बनाए, वो इसका सहयोग कर रहे हैं पेंटिंग में। सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन तत्वों में, आगे देखते हैं, चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्कसंगत संबंध को सहयोग कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक चित्र का अपना एक लक्ष्य होता है, और अब जब उसके सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित होकर एक ही लक्ष्य लक्षित करते हों, तभी चित्र में सहयोग भाव उत्पन्न होता है। कला रचना सहयोग की स्थिति के स्तर से प्रारंभ होती है,
अर्थात जो दिखाई दे रहा है उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए, वही सहयोग का कार्य है। जैसे हमने कोई महिला बनाई पेंटिंग में, उसके साथ हमने सहयोग बनाने के लिए घर बनाया, पेड़ पौधे बनाए, कुआं बनाया, तो इसका ही सहयोग कर रहे हैं। अगर हम कुछ जैसे कुएं से पानी निकाल रही है तो उसमें शहर वाली बिल्डिंग बना लेंगे या कुछ और बना लेंगे, गाड़ी वगैरह खड़ी कर देंगे, तो वो इसका सहयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो गांव के दृश्य से अलग हो गया। सहयोग का तात्पर्य चित्र के सभी तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत सभी में सहयोग स्थापित होता है, ठीक है। सामंजस्य देख लेते हैं। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व यथा वर्ण, तान एवं रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। जब किसी समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य से बंधे हों तो वह सामंजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता है। और जब इन अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह समस्त कलाकृति के अनुरूप ढल जाए तो सामंजस्य चयन के साथ साथ सामंजस्य व्यवस्था भी होती है। चित्र में सादृश्य भाव किस सीमा पर तक रहे, यही चित्र विशेष का विशेष विषय है। यानी चित्र में सादृश्य है, उसकी एक सीमा है कि वो कहाँ तक रहे। परंतु विरोधाभास यदि मात्र आकर्षण के लिए है तो यह उचित है, अन्यथा यह सामंजस्य के लिए घातक भी हो सकता है। अतः अनुभव यह बताता है कि चित्र में समाविष्ट बड़ी वस्तुओं में किसी प्रकार का सादृश्य रहना चाहिए, जबकि छोटी वस्तुओं में परिवर्तन के लिए विरोधाभास का पुट दिया जा सकता है। यानी सामंजस्य बिठाने के लिए जैसे कोई महिला है और उसके साथ गांव की एक महिला हमने बनाई, जो जैसे कोई पेंटिंग में वो पानी ला रही है, तो उसके साथ उसका सामंजस्य बिठाने के लिए हमने उसको नदी, पीछे से नदी बनाई या कुआं बनाया और गांव बनाया, और उसके साथ एक दो महिला और बना दी, तो वो उसके साथ सामंजस्य बिठा रही है। और उस महिला के साथ अगर हमने कोई शहर की लड़की या कुछ या गाड़ी वगैरह बना दी तो वो उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठाएगी, क्योंकि पेंटिंग हम गांव के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसमें गांव वाला ही दृश्य दिखाई देना चाहिए, ठीक है। कलाकृति में सबसे सुंदर सामंजस्य वर्णों का सामंजस्य, यानी वर्ण कहते हैं रंगों का सबसे बड़ा सामंजस्य होता है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण पीला व उसके सजातीय वर्ण होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं संतुलन। संतुलन क्या है? बैलेंस। बैलेंस क्या है? जैसे ये देख लेते हैं, ये कोई पेंटिंग है और इसमें हमने कोई चित्र बना दिया इधर एक साइड, और ये बाकी पेंटिंग खाली है, तो इसमें हमारा दृष्टिगत जो भार है वो हमारा इधर जा रहा है, दृष्टिगत भार हो रहा है, यानी इस पर तो जा रही है, साथ में इधर और जा रही है, ये खाली है। तो इस जो सबसे बड़ा अनिवार्य तत्व जो है इसका संयोजन का, वो संतुलन ही है। संतुलन क्या है? जो तत्व का दृष्टिगत भार या दृष्टिगत तत्व या दृष्टि प्रभाव ये उत्पन्न करता है। तो ये जितनी खाली है तो ये हमारा बैलेंस नहीं कर पा रही है करती, ठीक है, इस पेंटिंग। तो इसका संतुलन करने के लिए यहाँ कोई घर बना दिया, पेड़ पौधे बना दिए, इधर कोई आपके पहाड़ बना दिए, इधर नदियाँ बना दी, तो इसका संतुलन करने के लिए ये सहायक आकृति बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये संतुलन कहलाता है। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रंग, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व
अनावश्यक भारयुक्त प्रतीत ना हो। ठीक है, यानी कि संतुलन उसका सही बैठना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ रूपांतरित आकृति अंकित करता है और संतुलन का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है। ठीक है, जैसे अभी बताया हमने, कोई एक आकृति बनाई, वो एक साइड में और दूसरी साइड हमने खाली छोड़ दिया तो वो दृष्टिगत भार होगा। ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगी आकृति। भार प्रयोग यहाँ होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ रूपाकृति अंकित करता है और संतुलन का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है तो यह गलत होगा, क्योंकि इससे अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिससे रूपों की रचना हुई है, और इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भार शून्य लगेगा। अतः इसे सही अंतराल के रिक्त भाग में कुछ भी रूपों का निर्माण करना चाहिए, तभी चित्र संतुलित होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कोई आकृति बनाई है तो उसकी सहायक आकृति बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी चित्र में संतुलन पैदा होगा। संतुलन मानव जीवन का आधार है। यह जीवन की गतिशीलता को आधार प्रदान करता है। संतुलन कला सर्जन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग सभी तत्वों को इस प्रकार स्थापित करना ही पूरे चित्र तल पर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने इधर कोई आकृति बनाई है तो दूसरी और भी हमें उसकी सहायक आकृति बनानी पड़ेगी या कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है, संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल है। यानी कि अगर ताजमहल को डिवाइड किया जाए तो इधर भी सेम ही है, इधर भी सेम ही है, तो उसको बैलेंस है वो। ठीक है, दोनों तरफ से। प्रभावितता क्या होती है, अगला देखते हैं। प्रभावितता चित्र में प्रभावितता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है तथा उसके बनाए हुए चित्र पर सर्वाधिक प्रभाव डालता हो, दृष्टि पड़ती हो तथा उसके बाद महत्व के अनुसार चित्र के अन्य तत्व पर नज़र पड़ती हो। यानी कि कोई जो हमने, जैसे ये पेंटिंग अभी ये बताई थी, तो उसमें जो महिला थी तो वो इस चित्र की मुख्य आकृति थी। तो मुख्य आकृति क्या होती है, प्रभावितता होती है। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले दृष्टिगत भार पड़ता हो तो वो प्रभावितता कहलाती है। प्रभावितता के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ये जो है एक रसता से को समाप्त करती है। यानी कोई भी अगर हमने चित्र बनाया है तो जो उसमें मुख्य आकृति है तो वो उसका पेंटिंग का टाइटल होगा कि ये हमने ये इस महिला को बनाया है, तो वो एक रास्ता से बचाएगी कि इस पेंटिंग में ये मुख्य आकृति है, तो ये एक रास्ता से बचाती है, समाप्त करती है। चित्रित वस्तु आकृति के रूप को सरलता प्रदान करना, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा महत्वपूर्ण आकृति की ओर आकर्षित होती है। यानी कि उस पेंटिंग में दिखाया क्या जा रहा है तो वो ही हम देखेंगे। तो उसमें पेंटिंग में जैसे महिला को दिखाया गया तो महिला ही प्रभावितता होगी, तो उसमें हमारी सबसे पहले दृष्टि जाएगी। तो उसमें जैसे महिला हमने बनाई तो महिला ही एक मुख्य आकृति है और वही हमको प्रभावित कर रही है। ठीक है, आकर्षित कर रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को प्रभावितता प्रदान कर चित्र में सहयोग के प्रभाव को उत्पन्न करना। ठीक है, यानी जो मुख्य विचार है, हमारे विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को प्रभावितता प्रदान कर चित्र के सहयोग के प्रभाव को उत्पन्न करना। ठीक है, प्रभावितता के तत्व क्या है ये देख लेते हैं। प्रभावितता के लिए तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। पहला, विषय वस्तु की अनुरूपता, यानी जो हम विषय वस्तु बना रहे हैं उसकी अनुरूपता क्या है, उसका रूप क्या है। साधारणीकरण और विषय वस्तु की अनुरूपता के उदाहरण भारतीय लघु चित्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रवाह, 5वां हमारा।
प्रवाह का अर्थ है चित्र पटल पर नज़र का स्वतंत्र अबाध एवं मधुर विचरण गति। यानी कि जो हमने पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग जैसे आगे से पीछे की ओर जा रही है तो वो एक लय प्रदान कर रही है, गति प्रदान कर रही है, ठीक है, या प्रवाह प्रदान कर रही है, तो उसको प्रवाह बोलते हैं। प्रवाह पूर्ण चित्र में कभी भी गति को उलझन की स्थिति को या कष्टदायी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यह गति रेखा, रंग, रूप तथा मान स्थान सभी मिलकर उत्पन्न करते हैं। रिक्त स्थान में गति नहीं होती, परंतु जैसे ही हम उसमें कोई आकार बनाते हैं हमारी दृष्टि वही ठहर जाती है। अन्य आकार भी बना देने से दृष्टि को गति प्रदान प्राप्त होती है। यानी कि जैसे हमने शुरू में कोई महिला बनाई और उस महिला के पीछे पेड़ पौधे बनाए, घर बनाए, फिर पीछे पहाड़ बनाए, तो वो क्या है, गति दिखा रहा है और प्रवाह प्रदान कर रहा है, ठीक है, तो दृष्टि गति प्राप्त होती है। इसमें भी अलग अलग है। सरल गति वह है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींची गई है, ठीक है। जैसे कोई स्थान यहाँ है या यहाँ बड़ा घर बनाया, यहाँ छोटा बनाया, यहाँ उससे छोटा, यहाँ से छोटा, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींची गई रेखा है। कोणीय रेखा कौन सी होती है? कोणीय गति ये टूटी फूटी रेखा के समान होती है। जटिल कोण अचानक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर उसे अन्य दिशा में मोड़ देती है। रचना में इसका अर्थ प्रयोग दृष्टि को थका देता है, ठीक है, जो कोणीय होती है। अब तीसरी है लहरदार कौन सी है? जो सर्पकार के अनुरूप होती हैं। गति का यह प्रकार जटिल एवं रोचक होता है। अगला देख लेते हैं प्रमाण, जो लास्ट का है। प्रमाण क्या है? लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध, पारस्परिक संबंध होने के कारण प्रमाण को संबंधता का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि जो हमने यह कोई घर बनाया, उससे पीछे कोई घर बनाया, उससे पीछे कोई घर बनाया, तो शुरू में जो बनाएंगे तो वो बड़ा बनेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये एक प्रमाण हो गया कि इसको जैसे चित्र है तो वो लगना चाहिए कि ये पीछे की ओर जा रहा है। तो जैसे जितनी जो कोई दूर वस्तु होगी वो छोटी दिखाई देगी और पास में जो होगी वो बड़ी दिखाई देगी, तो वो प्रमाण कहलाता है। प्रमाण का सर्वप्रथम कार्य होता है, ये कार्य नहीं है, कार्य है, लिखने में गड़बड़ होगी। कार्य होता है चित्र को रुचिकर बनाना व चित्र में निरस्ता आने से बचाना। इसमें विभाजन व्यवस्था ऐसे की जाती है कि बड़ी इकाई छोटी इकाई से उसी अनुपात से संबंधित होती है जो संबंध बड़ी इकाई से होता है। प्राचीन मिस्र यूनानी कलाकारों ने इस सिद्धांत का प्रयोग कला की प्रत्येक रचना में किया है। इसमें जो बताया, जो विभाजन है, जो बड़ी इकाई है, बड़ी से फिर छोटी इकाई तक जो उसका अनुपात है वो संबंधित करना। जो ये पाश्चात्य यूनानी कलाकार थे, इन्होंने मानव शरीर को जो प्रमाण है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना है। माइकलएंजेलो ने के अनुसार मानवाकृति को 8 भागों में विभाजित करके प्रमाण निश्चित किया जाता है। प्रमाण प्रयोग के व्यवस्थित उदाहरण सर्वप्रथम मिस्र से प्राप्त होते हैं। जैसे पिरामिड प्रमाण का, जैसे उसका जो है शेप जो है इस तरीके से, तो एक प्रमाण है जो इसमें ऐसे दिखाता है, जो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रमाण का उदाहरण है। परिप्रेक्ष्य जो है भी सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत का एक अंग है, लेकिन इसको परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा द्विआयामी चित्र भूमि पर रूपाकृति को त्रिआयामी प्रभाव दिखाते हुए ठोस व प्रमाण युक्त बनाया जाता है। ये प्रश्न भी आया है कि किसके द्वारा
द्विआयामी चित्र पर त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जा सकता है, तो वो है परिप्रेक्ष्य, आपका पर्सपेक्टिव, ठीक है, या छह वृद्धि बोल सकते हैं इसको, या परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव और छह वृद्धि, इसको 3 नामों से जान सकते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय और एक रेखीय। वायवीय कौन सा होता है? इसमें नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है व दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जैसे कोई आकृति यहाँ से बनाई और वो पीछे जा रही है धीरे धीरे, तो वो धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। और रेखीय कौन सी होती है? रेखीय होती है आपकी दूर जाती हुई वस्तु एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, जैसे रेल की पटरी। जैसे ये बनाया, ये रेल की पटरी हो गई, तो ये ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ये कोई बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। तो ये रेखीय प्रभाव होता है। तो सामान्यतः हमारी दृष्टि प्रत्येक वस्तु को अंतराल में उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई, इन तीनों आयामों में ग्रहण करती है, पर चित्रतल हमेशा द्विआयामी होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। इसमें 3D का हम प्रभाव डाल सकते हैं या भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। चित्र हमेशा द्विआयामी होता है और जो मूर्ति होती है हमारी त्रिआयामी होती है। तीसरे आयाम 3D का, यानी 3D जो होता है डायमेंशन आयाम का भ्रम उत्पन्न करने के लिए जिस तरीके या विधि या प्रयोग किया जाता है उसे परिप्रेक्ष्य प्रणाली कहते हैं, ठीक है। यह भ्रम भी कहलाता है। जैसे आसमान एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी से मिलता हुआ प्रतीत होता है, रेल पटरी दूर होते हुए आगे जाकर मिलती हुई दिखाई देती है। जैसे आसमान में क्या दिखाई देता है कि हमको ऐसा लगता है कि उसने हमें चारों ओर से ढक रखा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर ये नीचे ही दिखाई देगा, यानी कोई एक बिंदु दिखाई देगा। और वैसे ही रेल की पटरी जितनी हमको दूर दिखाई देगी वो एक बिंदु दिखाई देगा, जैसे एक बिंदु पर जाकर वो मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे संयोजन के सिद्धांत थे। प्रभाव पहला ये हमारे प्रभाव और जो हमारे प्रवाह, प्रमाण, प्रभावितता, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, ये हमारे 6 सिद्धांत थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इनको कवर किया। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल studyglobfactory@। हमारा यूट्यूब लिंक है ये, और हमारी वेबसाइट है studyglob.com के नाम से, और हमारा टेलीग्राम लिंक है सरकारी एग्जाम और नोट्स के नाम से। जो हमारी ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे हमने जो यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास हम चला रहे हैं वो सब कुछ हमने हमारी इस वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं। और जो आज की क्लास हमने ये कवर की वो हमने अपनी जो हमारी जो यह बुक है भारतीय चित्रकला का इतिहास, इसी बुक से हम सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। और ये बुक आपको अगर ख़रीदनी है तो हमने जो हमारा चैनल की बायो है उसमें हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी अमेज़ॉन से इसको ख़रीद सकते हैं। ये बुक आपको PDF फॉर्म में मिलेगी, ई बुक फॉर्म में। इसको आप डाउनलोड करके अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी, फिर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये बुक हमने ई बुक इस फॉर्म में इसलिए रखी है ताकि अगर हम इसमें कुछ और मैटर ऐड करते हैं तो इसमें आपको अपडेट होकर ये मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ख़रीद लें। जो अमेज़ॉन पे डाले हुए इसकी कीमत हमने 99 रुपीज़ रखी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।